नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। रोहिंग्या, भारत में रोहिंग्या एक बड़ी समस्या बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सीएए का पूरा मूवमेंट, सीएए के पूरे मूवमेंट का मतलब है कि ऐसा सीएए का आंदोलन जिसमें सीएए सरकार ने इसलिए पारित किया था कि जो परसिक्यूटेड हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन समुदाय के लोग या फिर क्रिश्चियन समुदाय के लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रोसिक्यूट हुए, उनके साथ अत्याचार हुए, उन लोगों को जिनको उस समय 1947 में भारत आने की अनुमति थी, वो लोग अगर बाद में आए तो उनको नागरिकता देने के लिए सरकार ने कानून संशोधन किया, जिसका परिणाम निकला कि सीएए में मुसलमान इन देशों का क्यों नहीं लिया, जबकि मुसलमान को यहाँ लेना चाहिए था, ऐसा लोगों का विचार था। विचार ये था कि मुस्लिम जगत, चाहे वो रोहिंग्या हो और चाहे वो पाकिस्तानी आतंकवादी हो, उसको हिंदुस्तान में प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ताकि वो भविष्य में बॉम्ब फोड़े, भारत में चोरियां करे, भारत में लोगों को परेशान करे। आप देंगे क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरे रिलीजन का व्यक्ति है। ये विचार के साथ वो मूवमेंट शुरू हुआ था। एनआरसी, भारत सरकार ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि हम एनआरसी करके रहेंगे और भारत के जो नागरिक नहीं हैं उन लोगों को हम उनके देशों में डिपोर्ट करेंगे। इसके साथ बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चर्चाएं हुई, म्यांमार के साथ बहुत सारी चर्चाएं हुई। हालांकि पाकिस्तान जैसे दुष्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कि हम किसी भी मुसलमान को वापस नहीं लेंगे। अफगानिस्तान ने भी जो उनके यहाँ के लोग थे उनको वापस लेने के लिए हामी भर दी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री इस समय हैं और बांग्लादेश सरकार के मुंह से फिर से प्रधानमंत्री ने यह कहलवा दिया है कि अगर कोई बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहता है तो उसको वो बांग्लादेश वापस लेने को तैयार है। और हम सब जानते हैं कि ममता दीदी के नेतृत्व में वोट बढ़ाने की पॉलिटिक्स में बड़ी आबादी बंगाल में बांग्लादेशियों की है। इस समय भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ रही है कि वो एनआरसी करके रहेंगे और जो विदेशी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर है, जो घुसपैठिया है, उसको डिपोर्ट उनके देश में करके रहेंगे। समस्या तब आती है जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए और पाकिस्तान सरकार अपनी धूर्तता से बाज ना आते हुए उसने साफ कह दिया कि हम किसी को भी वापस लेने वाले नहीं हैं। बांग्लादेश ने कह दिया कि हम उनको वापस ले लेंगे। जब वापस लेने को बांग्लादेश तैयार है, भारत सरकार उनको भेजने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, तो समस्या कहाँ थी? ऐसे ही म्यांमार की सरकार लोगों को लेने के लिए तैयार है। म्यांमार में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने के 15 जजों ने एक कमेंट किया और वो कमेंट में उन्होंने कहा कि म्यांमार की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर रह रहे लोगों की, ये सैनिक जो शासन नया बैठा हुआ है या जो सरकार पहले बैठी हुई थी, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि म्यांमार में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके ह्यूमन राइट्स दिए जाए। रोहिंग्यास का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स दिए जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जिसको आईसीजे कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रशांत भूषण, मोहम्मद सलीमुल्लाह, जो दिल्ली के निवासी हैं, उनकी पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। आर्टिकल 32 में पीआईएल डाल दी और पीआईएल में ये लिखा गया कि रोहिंग्यास जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी के हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सताया गया है म्यांमार में, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान भाग कर आए, इन लोगों को वहाँ ना भेजा जाए और उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि देश रोहिंग्या प्रॉब्लम से, मुसलमान प्रॉब्लम से या बांग्लादेशी मुसलमान प्रॉब्लम से कितना परेशान है, बांग्लादेशियों से कितना परेशान है, पाकिस्तानियों से कितना परेशान है और अफगानिस्तानियों से कितना परेशान है, या कहीं से भी जो कम्युनिटी भारत में आती है इस प्रकार से गलत तरीके से, उससे कितना परेशान है और हमको क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। ये पूरे देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, अच्छा ये हुआ कि क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो क्रॉस वेरिफिकेशन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और उस क्रॉस वेरिफिकेशन में रोहिंग्यास, 150 से ऊपर रोहिंग्यास को वहाँ की पुलिस ने अपने पास रखा और उनसे ये पूछा कि आप अपनी निवासिता या नागरिकता सिद्ध करें कि आप हिंदुस्तान के निवासी हैं। उनके पास कुछ नहीं मिला तो ये तय किया गया कि इनको यहाँ से पकड़कर डिपोर्ट करेंगे और म्यांमार सरकार से बात हो गई कि इनको डिपोर्ट करके म्यांमार में भेजा जाएगा। आपको याद होगा कि पीछे बांग्लादेश भी यही कर रहा है, वो रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई करके बड़ी बड़ी नाव में उनको बिठाकर और म्यांमार भेज रहा है।
एक टापू भी उसने अलग से बनाया है, उस टापू पे उनको पहले शिफ्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे सिचुएशन उनको लग रहा है कि म्यांमार लेने को तैयार है तो उनको म्यांमार वापस भेज रहे हैं। बांग्लादेश जिस समय भेज रहा है उस समय देश का छोड़िए संसार के किसी भी मुस्लिम कंट्री ने सवाल नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है। वो अगर भेज रहा है म्यांमार में तो म्यांमार में मुसलमान आबादी बढ़ेगी तो म्यांमार को भी समस्याएं खड़ी करेगा, क्योंकि उद्देश्य ये है कि सारे संसार में दारुल इस्लाम कैसे लाना, सारे संसार में ये मार काट की पॉलिटिक्स कैसे इस्टेब्लिश करना, कत्लेआम कैसे करना। ये गलत एजुकेशन की वजह से एक कम्युनिटी विशेष के दिमाग में बैठ गया। इसलिए अगर म्यांमार बांग्लादेश भेज रहा है तो म्यांमार भी कब्जा हो सकता है, वहां आबादी बढ़ेगी, भले ही परसिक्यूटेड हैं, मारे मारे जाए काटे जाए, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तक कि रास्ते में अभी 10 दिन पहले की ही न्यूज़ है कि एक जहाज जा रहा था, रास्ते में उसका जो जनरेटर है या जो उसका मोटर है वो ख़राब हो गया, 10 दिन तक वो फंसा रहा। सैटेलाइट से सूचनाएं आई, भारत सरकार को सूचना दी गई तो भारत सरकार उनको बचा कर लाई, उनको खाने पीने की मेडिकल असिस्टेंस दी, और भारत सरकार ने पुनः एक नई नाव करके उनको म्यांमार में भेजने की व्यवस्था की। लेकिन भारत में जो रोहिंग्या आ गए हैं उनको अगर म्यांमार के ही जो बांग्लादेश के ही प्रोसेस पर म्यांमार भेजा जाए तो वो परसिक्यूटेड हैं। बांग्लादेश भेज रहा है, परसिक्यूटेड नहीं, क्योंकि वो वहाँ आबादी बढ़ाएंगे, बांग्लादेश तो हो ही गया इस्लामिक कंट्री, वहाँ जाएंगे तो वो इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। इस्लाम में एक खास बात है कि व्यक्ति की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, मर जाएगा तो मर जाएगा, ये सिखाया गया जन्म से, जंगजू है, मर जाओगे कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए मरेंगे। ये सब बातें उसके दिमाग में बिठा दी गई, इसलिए वो वहां अगर बांग्लादेश छोड़कर जाएगा, बांग्लादेश सरकार वहां शिफ्ट करेगी तो कोई लॉस की बात नहीं है, वो फायदा करेगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से अगर जाएगी तो हिंदुस्तान में जो इस्लामिक इशू बैठे हुए हैं, जो आबादी बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को एक मारकाट की फिलॉसफी दोबारा स्टैब्लिश करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मोहम्मद सलीमुल्लाह जैसे लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और प्ली दे रहे हैं कि परसिक्यूटेड है और रिफ्यूजीज हैं, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में, ये मुझे लगता है कि इस प्रकार के किसी इशू में भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पर खेलते हुए साफ कहा। चूंकि मामला जम्मू कश्मीर का था तो और उसको क्लैरिटी से कहना था, उसने साफ रूप से कहा, बिल्कुल क्लियर, कि भारत को इलीगल इमिग्रेंट्स का केंद्र नहीं बनने देंगे। एक और बात भारत सरकार ने बड़ी मजेदार कही, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फॉरेन पॉलिसी में आपका इंटरवेंशन नहीं चल सकता, यानी कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ पर आया है, उसको उसके देश में पहुंचाना ये फॉरेन पॉलिसी है, ये नेशनल पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी नेशनल पॉलिसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं बनता। और दूसरे देश में क्या होना है, दूसरे देश को ऑर्डर हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है, दूसरे देश के अफेयर्स को के मामले में हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात से सहमति दिखाई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई हम कैसे म्यांमार को डायरेक्शन दे सकते हैं या हम कैसे म्यांमार के अफेयर्स में इंटरवेंशन कर सकते हैं। साथ में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें यह बता दीजिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे जुरिडिक्शन बन गया। अगर आप आर्टिकल 32 लेकर आए हैं तो आर्टिकल 32 के तहत जो हम रिट इशू करते हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए होती है, गैर नागरिकों के, जब जो रोहिंग्या भारत के नागरिक ही नहीं हुए उनको कैसे हो जाएगा। और बड़ी महत्वपूर्ण डिस्कशन करते हुए भारत सरकार ने कहा, मैं फिर से कहता हूं, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, भारत सरकार ने उनसे कहा कि देखिए श्रीमान जी, जो रिफ्यूजीज का कन्वेंशन हुआ कि रिफ्यूजी को सेटल करना है, उसका इंटेंशनली भारत पार्टी नहीं है। इंटेंशनली मतलब भारत ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए थे, क्योंकि भारत किसी भी दूसरे देश के रिफ्यूजीज को भारत में लेने के लिए मेंटली तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन विस्फोट ऑलरेडी हो रहा है। हम ऑलरेडी हिंदुस्तान को संभालने में लगे हुए हैं कि आबादी कम कैसे करें। हम 2 बच्चों की पॉलिसी लेकर आए हैं, हम मुस्लिम आबादी को बढ़ने से रोकने की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, हम जनसंख्या नियंत्रण पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन विस्फोट हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में रिफ्यूजीज को हम तो शरण नहीं दे सकते, संसार के वो कंट्री दे सकते हैं जिनके पास पॉपुलेशन की समस्या हो या जिनको लगता है कि वो एफर्ट कर लेंगे। इसलिए भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज पर साइन ही नहीं करे कभी। तो भारत में आया कोई भी व्यक्ति रिफ्यूजी कैसे हो सकता है और भारत सरकार उसको रिफ्यूजी कैसे बना सकती है? भारत सरकार उसको रिफ्यूजी का स्टेटस कैसे दे सकता है? ये बात अभी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी असम के मामले में भी बिल्कुल, वो मिजोरम के मामले में भी बिल्कुल क्लियर किया। उनका मिजोरम से के रास्ते से जो म्यांमार से लोग आ रहे हैं उनको हम रिफ्यूजी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार तो उस कन्वेंशन का पार्टी नहीं था और रिफ्यूजी तो हम कभी बना ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते स्टेटस। और चूंकि हम रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दे सकते तो भारत में घुसने वाला प्रत्येक व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट है। और इलीगल इमिग्रेंट का दो तरीके हैं, या तो बॉर्डर पर जिस समय घुस रहा था उस समय गोली मार देते, और अगर अंदर आ गया है हम पकड़ लें तो अब गोली तो नहीं मार सकते लेकिन उसको डिपोर्ट उसके देश में कर देंगे। अब उसका देश कैसे काम करेगा ये उसका देश तय करेगा, यूएनओ तय करे, दूसरे देश तय करें। हमारे देश में हम उनको स्थान नहीं दे सकते। और मोहम्मद सलीमुल्लाह साहब कौन है? मोहम्मद सलीमुल्लाह कोई रोहिंग्या नहीं है, यानी कि पिटिशन रोहिंग्या की नहीं है। मोहम्मद सलीमुल्लाह दिल्ली के एक सम्भ्रांत मुसलमान हैं। सम्भ्रांत शब्द उनके लिए अच्छा है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली के वो निवासी हैं और दिल्ली के निवासी को इतना दर्द रोहिंग्यास के लिए हो रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन प्रशांत भूषण के माध्यम से डाल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि आप आदेश जारी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार ने यह भी कहा कि जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिस्से ही नहीं हैं तो जो काम भारत सरकार नहीं करना चाहती थ्रू कोर्ट कैसे इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है, या कोर्ट कैसे ऑर्डर कर देगा कि आप इसको रिफ्यूजी स्टेटस दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच भारत सरकार की बातों से सहमत दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट में जो अपोजिशन का मामला है या जो पिटिशनर था, पिटिशनर का मुंह बंद दिखाई पड़ा। प्रशांत भूषण लगातार कह रहे थे रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। जब हम रिफ्यूजी स्टेटस हम दे ही नहीं सकते, हम उसके पार्ट ही नहीं हैं, हमने कभी सहमति ही नहीं दी, तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपको गोली नहीं मार रहे हैं, आप भारत में घुसाए, हम आपको गोली नहीं मार रहे हैं, आपको फांसी नहीं लटका रहे हैं, हम आपको यहां से उठाकर दोबारा डिपोर्ट करेंगे आपके देश में, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो अफगानिस्तानी हो, चाहे वो म्यांमार का व्यक्ति हो या किसी और देश का व्यक्ति हो। हम अगर उसको पकड़ेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, एनआरसी करेंगे, तो एनआरसी करते समय अगर हम उसको वेरीफाई जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे देश का है और हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि वो कौन से देश का है, तो उस देश को वो वापस कर देंगे, उस देश में उसको जाना होगा। लेकिन भारत में विरोध इसलिए क्योंकि भारत से अगर व्यक्ति जाएगा तो भारत में इस्लामिक आबादी कम हो जाएगी, मुस्लिम आबादी कम हो जाएगी, और उद्देश्य भारत में यह है कि आबादी किस तरह से बढ़ाई जाए, क्योंकि अब टारगेट एक ही है। भारत सरकार के इससे लड़ा नहीं जा सकता, भारत में जो करना चाहते हैं मुगलिया शासन ऐसे नहीं आ सकता, सशस्त्र विद्रोह नहीं हो सकता। विद्रोह होने की सिचुएशन में सीएए के मामले में आपको दिखाई दिया कि भारत सरकार ने कैसे हैंडल किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे हैंडल किया, इसलिए अब वो कुछ नहीं हो सकता। अब एक ही सोल्यूशन उनको दिखाई देता है, वो ये है कि आबादी इतनी बढ़ा लो कि एक दिन बाकी की कम्युनिटी माइनॉरिटी में चली जाएगी, और जिस दिन वो माइनॉरिटी में होगी, शक्ति तो जनसंख्या में होती है, संख्या में शक्ति होती है, हमारी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप धीरे धीरे करके हम मार खा जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 23% 23 से 28% हिंदू पाकिस्तान में रह गया था, आज वो 2% बचा है, धीरे धीरे सब खा गए। हमारे देश में भी 50% से ऊपर आबादी बढ़ेगी तो वही रास्ते अपनाने वाले लोग हैं, और जैसा कि सर्वविदित है कि आतंकवादी दुष्ट हमला करेगा, मारेगा, और सम्भ्रांत मुसलमान इस्लाम के नाम से चुप रहेगा, वो उसका विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी एटलीस्ट मुसलमान है मारने वाला, और मरने वाला हिंदू है तो हम क्यों, काफिर ही है। वसीम रिजवी भले ही कहते रहें कि ये 26 आयतें काफिरों को मारने के लिए बनाई गई हैं, इसलिए ये इलीगल घोषित करनी चाहिए, कुरान भारत में नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन वो है तो काफिरों को मारना तो जायज है, और अगर कोई मार रहा हो तो मना हम क्यों करें। तो जो सम्भ्रांत मुसलमान अपने आप को कहता है वो भी इस्लाम के नाम से एटलीस्ट चुप रहेगा। नतीजा वही हो सकता है जो पाकिस्तान में 28% हिंदुओं का हुआ। इसलिए हिंदू जब चूंकि उद्देश्य ये है कि हम यहां आबादी बढ़ाएंगे,
तो फिर जो लोग आ गए हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं, उनको वापस कैसे करना? हम लब जिहाद करके या और जिहाद करके, कन्वर्जन करके, हड़का धमका के, दूसरे देशों से बुलाकर, इलीगल इमिग्रेशन करवा के, किसी प्रकार से 50% के ऊपर आबादी ले जानी है। ज़्यादा बच्चे पैदा करके, ज़्यादा विवाह करके, लब जिहाद में कन्वर्जन करवा के, जो भी तरीका अपनाना पड़े, आबादी बढ़ाना, क्योंकि अब अगला शस्त्र उनका आबादी है। इसलिए सलीमुल्लाह जो इसमें पिटिशनर है मोहम्मद सलीमुल्लाह, वो हिंदुस्तान के मुसलमान तो हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं, एटलीस्ट उनके दिमाग में है कि वो मुसलमान हैं। इसलिए उनको वहां अत्याचार दिखाई दे रहा है। इन रोहिंग्यास ने जो बौद्धों को वहां मारा, अत्याचार किए, लूटपाट मचाई, वो किसी को नहीं दिख रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जम्मू कश्मीर में जब 1989 में 1990 में मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, वो किसी को नहीं दिखा। अभी 370 हटा रहे हैं तो बड़ी समस्याएं ह्यूमन राइट की लोगों के सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार ने जो अपना व्यू रखा, बड़े अच्छे से रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को रिजर्व किया हुआ है और रिजर्व डिसीजन वो एक आध दिन में सुनाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो बहस चल रही थी, बहस के आधार पर ऐसा ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये समस्या मेरे बस की नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैटर है। इंटरनेशनल मैटर में कोर्ट को, लोकल कोर्ट को राइट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट मतलब इन द सेंस ऑफ इंटरनेशनल वो लोकल कोर्ट मानी जाती है, म्यूनिसिपल कोर्ट मानी जाती है। इसलिए कोर्ट ने बहस करते समय भी ये बातें क्लियर करने की कोशिश की। कितना उस पर प्रभाव होगा और कोर्ट क्या जजमेंट करेगा, ये तो समय ही बताएगा। मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कशन होना चाहिए कि क्या विषय सुप्रीम कोर्ट में रखने का प्रयास हुआ। थैंक यू वेरी मच।